ओके बच्चों, तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था। हमने मॉडर्न फिजिक्स में मैंने आपको होमवर्क दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिगिनर बॉक्स 1। तो अपन पहले वो डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चन डाउट आए हैं 5, 6, 7 5, 6, 7 BB1 ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 5, 6, 7। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। 10⁻³ वॉट मतलब 1 मिली वॉट पावर फॉल हो रही है। 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे फॉल हो रही है। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जो हमने अरेंजमेंट बनाया था ना, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेल बोलते हैं। जो हमने अरेंजमेंट बनाया था ना कि एक ग्लास ट्यूब में कैथोड एनोड लगा दिए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में लाइट फॉल हो रही है। करंट जो आ रहा है 0.16 माइक्रो एम्पेयर है। तो परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्वांटम एफिशिएंसी पूछी है। तो याद करो, मैंने क्वांटम एफिशिएंसी आपको बताया था। वो अपन कैसे निकाल सकते हैं? जो सैचुरेटेड फोटो करंट है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करो। लाइट की जो पावर है, ये 10⁻³ वॉट पावर ही तो है। पावर होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, इसको डिवाइड कर दो एक फोटोन की एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएंगे। ये आ गए नंबर ऑफ फोटोन, ये आ गए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। रेशो इंटू 100 कर दो तो इफिशिएंसी आ जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस थोड़ी। अब मैंने आपको यहाँ पे IA बताया होगा, तो IA पावर ओनली, है ना, एक ही बात है। अब 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है हमेशा, जबकि ये मैं क्लास में भी बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल आर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस, मटेरियल की सरफेस पे, और दोनों को टू के फैक्टर से बढ़ा दिया। दोनों को 2 के फैक्टर से बढ़ा दिया। तो याद करो, इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी ना, नंबर ऑफ फोटोन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन व्हिच इज h इनटू न्यू। तो न्यू को 2 के फैक्टर से बढ़ा रहा हूं और इंटेंसिटी भी 2 के फैक्टर से बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 2 के फैक्टर से बढ़ी, इंटेंसिटी भी 2 के फैक्टर से बढ़ रही है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ फोटोन सेम होना चाहिए ना। इसको डबल करने पे डबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है। नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट होगा ना। करंट कांस्टेंट हो गया। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो अब इसके ऑप्शंस में ढूंढ सकते सही क्या होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला है, ट्रीटिंग इफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन कांस्टेंट, मतलब ये ईटा कांस्टेंट मानना है। अब इससे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी और फोटो करंट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब मैक्सिमम एनर्जी डबल होगी कि उससे ज्यादा होगी वो भी समझ लो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो दी थी H2-5। आपने न्यू को कर दिया डबल, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नई काइनेटिक एनर्जी को मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी डैश, वो हो जाएगा 2H⁻⁵। ठीक है, देखो इसमें से 2 कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लो। ये काम करते रुको, इसमें एक 5 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक 5 और ऐड कर दिया। तो ये देखो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी आ रही है प्लस 5, ये नई काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी जो नई वाली है वो पुरानी के डबल में कुछ ऐड करके आ रहा है, दिख रहा है आपको? पुरानी के डबल में कुछ ऐड करके आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी तो डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी डबल करने से, वो डबल से भी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो अब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो सी वाला सही दिख रहा है मुझको। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7, point source of light is used in photoelectric effect if the source is removed further from the emitting metal, the stopping potential will। सोर्स की डिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी।
सोर्स की डिस्टेंस चेंज करने से उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही आएगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोई चेंज नहीं होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में। क्लियर हो रहा है? देख लो अच्छे से एक बार, एक मिनट रुकिएगा। चलो बट सर उसके रिमूव ही कर दिया है ना आगे जाके? नहीं रिमूव नहीं करा है उसको, रिमूव फर्दर, रिमूव फर्दर, वो लैंग्वेज थोड़ी गलत है यार उसकी। रिमूव फर्दर नहीं, उसको शिफ्टेड फर्दर होना चाहिए था, तो सोर्स को थोड़ा सा दूर ले गए। ठीक है अंशुल। गोपाल पूछ रहा है सर सेवंथ एक बार फिर से, सेवंथ एक बार फिर से। तो सेवंथ ही तो बताया मैंने अभी, लाइट का जो सोर्स है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लाइट जहां से आ रही है वो थोड़ा सा दूर ले गए, मेटल से दूर ले गए, तो मेटल से दूर ले गए ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आने वाली इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो गई तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी ना। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा बिगिनर बॉक्स 1, और कोई डाउट बीबी 1 में? सारे हो गए क्या? 9th, cut off potentials for metal in photoelectric effect for light of wavelength lambda 1 lambda 2 lambda 3 is found to be v1 v2 v3 volts. If v1 v2 v3 are in arithmetic progression, lambdas will be in stopping potentials जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो v का क्या रिलेशन होना चाहिए, लेमडा का क्या रिलेशन होना चाहिए? मुझे लगता है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल जानते हो क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये के मैक्स को ईवी स्टॉप में तो लिखते हैं अपन, और ये न्यू को लेमडा के टर्म में लिख दो, तो वी स्टॉप हो जाएगा एस सी अपॉन ई लेमडा माइनस पाई अपॉन ई। अब ये वी स्टॉप दिया है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो लेमडा का रिलेशन कैसा आएगा? ठीक है, देखो वी स्टॉप अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो पाई अपॉन ई इधर ऐड करूंगा मैं, पाई अपॉन ई इधर ऐड करूंगा तो भी वो एपी में रहने वाला है ना, है ना? कांस्टेंट चीज ऐड कर दो एपी के नंबर्स में तो भी वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे ना, तो ये अभी भी एपी में रहेंगे, मतलब 1 अपॉन लेमडा एपी में, 1 अपॉन लेमडा एपी में, तो अपन लेमडा को क्या बोल देंगे, एचपी में, सिंपल। ठीक, ऐसे कुछ होता है ना एचपी एपी ऐसे कुछ होता है ना शायद, बताओ कुछ। चलो ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। एनी अदर डाउट बीबी 1? इससे पहले इलस्ट्रेशन करे आपने, इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वैसे ज्यादा इलस्ट्रेशन दिए भी नहीं है इसके अंदर, है ना? ठीक है, जिसने नहीं करे प्लीज करिएगा यार इलस्ट्रेशन भी। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बिगिनर बॉक्स भी कर लिया हमने। अब इसमें देखो ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं नहीं, यूबी ज्यादा टफ करना हो ना तो वो क्या करेंगे भाई, इसको किसी दूसरे टॉपिक से मिला देंगे, दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला ही था, मैं इलेक्ट्रॉन की रेडियस पूछ रहा था, तो दूसरे टॉपिक से मिला सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, दूसरे टॉपिक से मिलाने वाला एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, दिस इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इसका वर्क फंक्शन पाई है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, ये हमें नहीं पता है, फ्रीक्वेंसी नहीं पता है। ठीक है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है। क्या हो रहा है, जो मटेरियल है उससे ना फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो इसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको जब अपन म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा है, बाहर लेना पड़ेगा मुझको। तो ये ऐसा मैंने हेमोल्ड्स कॉइल का अरेंजमेंट बना लिया, ठीक है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पे लग गई। यहाँ पर मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये करंट जो दिया है मैंने कॉइल के अंदर, यहाँ पे करंट है कॉइल के अंदर, इससे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगा रखी है वो आपको मैं बता रहा हूँ, वो हमने ई लगा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगा रखी है वो बी लगा रखी है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है, बिना किसी डिविएशन के सीधा सीधा चल रहा है। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, विथ मैक्स काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है। तो बताओ लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है? A metal with work function phi is incident upon with light of some frequency, which is you need to find. The photoelectrons are ejected from the metal, and the electron with maximum kinetic energy is passing undeviated with mutually perpendicular electric field E and B. Okay, then what is the frequency of light? करो try. Light की frequency क्या है यहाँ पर? चलो विभव का तो आंसर भी आ रहा है। शायद सही लग रहा है मुझको वो, देखते। नहीं, थोड़ा सा साइन की गड़बड़ है बीच में, अच्छे से चेक करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है? चलो बुराउद्दीन का भी आया, वेरी गुड। बुराउद्दीन का सही है साइन के साथ। यस माधव, एक छोटी सी गड़बड़ है यार, छोटी सी गड़बड़ है। हाँ अब सही है। बाकी भी करिए जल्दी से यार। सम्यक, अनुष्का, चलो अथर का भी आ गया आंसर, सर्वेश का भी आ रहा है। राघव जा, राघव आपका कोई आंसर? चलो सम्यक का भी आया, गुड। अनुष्का एनी आंसर? जन्मेश, क्वेश्चन क्या था फिर से बता देता हूँ। Light is falling on a photosensitive material who is having a work function of phi. The electrons are ejected, and the electron with maximum kinetic energy is passing undeviated with this magnetic field and electric field. These are perpendicular to velocity as well as perpendicular to themselves. Okay. Then what must be the frequency of the incident light? Frequency of the incident light. अरे बहुत आसान है यार, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था इसके लिए। चलो शांतनु का भी आंसर आ गया। अच्छा ये बताओ, एमईसी में हमने सीखा है क्या कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर ई और बी होती है, और कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कैसा भी हो, प्लस माइनस कैसा भी हो, वो अगर अनडिविडेड जाए तो इनकी ई और बी के मैग्नीट्यूड और उसकी वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा था क्या कुछ हमने? अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अनडिविडेड ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी ई और बी, इनका रिलेशन कुछ पढ़ा है हमने? हाँ है ना, ये पढ़ा है अपन ने। फोर्स बराबर लगेगा तो क्यू ई इक्वल टू ई वी बी हो जाएगा, है ना। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्स बराबर करके v स्पीड आ जाएगी, वो आ जाएगी E/b। याद करो
म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में अनडिविएटेड चलने की कंडीशन होती थी। तो ये अपन ने निकाल दिया, v स्पीड पता चल गई। और ये स्पीड मैंने किसकी बताई थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली की। तो तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गई। दिस इंप्लाइड दैट Ke max इज हाफ mv²। v को डाल देना E/v इसका स्क्वायर। बट ये तो होती है ना h nu माइनस पाई। आपको पाई तो दिया क्वेश्चन में, पाई को इधर लाओ, इससे डिवाइड करो, हो गया काम। न्यू आ गया हमारे पास पाई प्लस हाफ m E/v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय h। सिंपल। चलो, तो देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। बस इनको है ना मिक्स कर सकते किसी चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए चीजें, तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, इसमें टफ करना हो तो कैलकुलेशन टफ कर सकते हो। वो आपको डाटा दे देंगे, मैं सब चीज की वैल्यू दे देता, फिर आपको न्यू निकालना थोड़ा मेहनत का काम हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर अपन। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर अपन यहीं रुकते हैं और क्वेश्चंस करते जाएंगे। आप लोग एक काम करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एससीबी जो है वो अलग से दी गई है, अलग से एक चैप्टर है एससीबी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पूरा कर लो, 100% हो जाएगा तुमसे। ठीक है, क्योंकि तुमने थोड़ा केमिस्ट्री में बाकी चीजें भी पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि 100% तुम पूरा कर सकते हो। तो एससीबी की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होमवर्क में है, एससीबी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होमवर्क में है। ईशान बोल रहा है 11th में कर ली थी एससीबी, बहुत बढ़िया। अभी फिर से कर लो एक बार, हो सकता है 12th में फिर से करने पे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, चलो इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखना है, हमें सीखना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले, सबसे शुरुआत में जब हमको बहुत सालों पहले की बात करें, 1700 1600 तक की बात करें, तब हमें क्या लगता था, बताओ तब हमें क्या लगता था? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम क्या था पहले उस समय, ये कुछ आइडिया था क्या? एटम इज इनडिविजिबल, बस ये पता था। हाँ, नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल तो थोड़ा बाद में आया है। प्लम पुडिंग मॉडल तो ये 20th सेंचुरी में आया है। ठीक है, हाँ, तो सबसे छोटे छोटे एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम। एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर है। ठीक है, एटम हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एटम इज इनडिविजिबल, उसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, वो न्यूट्रल होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम्स, ये सब हमें पता था, है ना? यस, तो हमें उस समय ये पता था कि यार एटम न्यूट्रल होता है। क्यों ऐसा सोचते थे हम? बिकॉज हमने कोई चार्ज वार्ज देखा नहीं था नॉर्मली मेटल्स या सर्फेसेस पे। एक नॉर्मल केसेस की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज नहीं होता था, तो हमें लगता है कि यार जो सबसे छोटी यूनिट होगी मटेरियल की, उस पर भी कुछ चार्ज वार्ज होना नहीं चाहिए। फिर हमें चार्ज की डिस्कवरी हो गई, हमें चार्ज के बारे में पता चला। चार्ज के बारे में पता चलने के बाद थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़े तो कैथोड रे की डिस्कवरी हुई। जब चार्ज की डिस्कवरी हुई तो करंट फ्लो क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर साइंटिस्ट लोग करंट फ्लो की स्टडी खूब कर रहे थे उस एरा में। तो करंट फ्लो की जब स्टडी करी तो पता चला कि मेटल से अच्छे से फ्लो होता है, इंसुलेटर से नहीं होता है, गैसेस से नॉर्मली नहीं होता है। गैसेस में से जबरदस्ती फ्लो कराने की कोशिश करी लोगों ने करंट को, तो उन्हें पता चला कि कुछ सिचुएशंस में गैसेस से भी करंट फ्लो होता है, कुछ सिचुएशंस में गैसेस से भी करंट फ्लो होता है ना? और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट्स को ज्यादा करा, एक्सपेरिमेंट्स करते गए तरह तरह से वेरिएशन कर करके, तो पता चला कि जब एक ग्लास ट्यूब में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें गैस का प्रेशर बहुत कम कर दो, गैस का अंदर प्रेशर बहुत कम कर दो, जो भी आपने गैस भरी है उसको ऑलमोस्ट निकाल लो, तो 0.01 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर कर दो, कितना? 0.01 mm ऑफ Hg। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg, और 760 के कंपेयर में तो बहुत ही कम है ना, तो ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर है अंदर। अंदर मतलब गैस है ही नहीं एक तरीके से। ठीक है, गैस को यहाँ से निकाल ही लिया, तब बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। मतलब करंट तो काफी पहले ही आ गया था, गैसेस का यहाँ पे गैस थी जब करंट आ चुका था, हमने तो गैस को निकाल के देख रहे थे क्या हो रहा है।
तो हमें पता चला कि इस प्रेशर पे बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे एनोड के पास में एक ना ग्लास में ग्लो दिखता है हमको, ग्लास में ग्लो दिखता है। यस, ठीक है, हम कैथोड रे भी पढ़ेंगे ना, हाँ वही पढ़ रहे हैं अंशुल, एग्जैक्टली वही चीज स्टार्ट करी मैंने, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना हुआ, क्या हुआ फिर से समझ लो। हमने ग्लास ट्यूब बनाई, ग्लास ट्यूब के अंदर हमने गैस का प्रेशर बहुत कम कर दिया। हम स्टडी कर रहे थे गैस में से करंट कैसे फ्लो करता है उसकी, तो हमने गैस का प्रेशर चेंज करके कोशिश करेगी क्या होता है देखो। तो गैस का प्रेशर कम करते गए कम करते गए कम करते गए, तो इस प्रेशर के अराउंड, इस प्रेशर बीच में बहुत सारी चीजें दिखी हमको। इस प्रेशर के अराउंड हमें क्या दिखा कि इस कैथोड, वो उधर जो नेगेटिव पोटेंशियल पे उसे कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल पे इधर जो इलेक्ट्रोड है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो एनोड के आसपास का जो ग्लास है ना, उसमें ग्लो आता है। एनोड के आसपास का ग्लास है ना, ग्लो करता है, ये हमको समझ में आया। इससे पहले भी काफी चीजें हुई है, अलग अलग प्रेशर पे बहुत सारी चीजें हुई है। अब वो अगर हमको जानना है कि डिफरेंट प्रेशर पे क्या होता है, तो आप उसको है ना एससीबी से पढ़ सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें हमारे कोर्स में नहीं है, बीच में फेराडेज डार्क स्पेस, क्रूक डार्क स्पेस, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ लीजिए एक बार एससीबी से। हम सारी चीजों को तो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो ये अच्छा, ये ट्यूब जो होती है इसको अपन क्या बोलते थे, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। और क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट थे, वो ज्यादा ये सब करते थे ट्यूब बनाने का काम, उसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते थे, क्रुक्स ट्यूब। तो क्रुक्स ट्यूब वो एपरेटस था जिसमें गैसेस में से करंट फ्लो होने का फिनोमेना स्टडी करा जाता था। गैसेस में से करंट फ्लो होना, इसको समटाइम हम बोलते थे गैस डिस्चार्ज, गैस डिस्चार्ज, ठीक है, इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं इस पे, अलग अलग गैसेस भर के एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, अलग अलग प्रेशर पे गैस फिल करके एक्सपेरिमेंट करा है हमने, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा के देखा है कि क्या हो रहा है। तो सब एक्सपेरिमेंट करते करते हमें समझ में आया कि बहुत लो प्रेशर पे क्या होता है कि कैथोड के अपोजिट जो एनोड के आसपास ग्लास है ना, वो ग्लो करता है। और ट्यूब के अंदर कुछ दिख नहीं रहा, ट्यूब में कुछ भी नहीं दिखता है, ट्यूब में हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, बस ग्लास चमकता है। बात समझ में आई? चलो, गोपाल को हंसी आ रही बहुत, गोपाल पता नहीं क्यों हंस रहा है। हाँ, ठीक है, चलो तो नाम समझ में आया, क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। गैसेस में से करंट फ्लो होने को फिनोमेना को गैस डिस्चार्ज भी बोलते हैं अपन। और इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करे हमने, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे देखा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा के देखा क्या होता है। तो हमें कई सारी सिचुएशन दिखी, कई सारी चीजें होती है, लेकिन मैं फाइनली वो चीज पे आ रहा हूँ जो हमारे काम की फिलहाल। बाकी सब आप इंटरेस्ट के लिए डेफिनेटली पढ़ना चाहिए आपको, एससीबी में सब दिया है। क्रुक्स डार्क स्पेस, फैराडे डार्क स्पेस, बहुत सारी चीजें बीच में होती है, अलग अलग प्रेशर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। हमसे वो सब कोई नहीं पूछता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों में जान ही रहा हूँ। हम सीधा सीधा कैथोड रे पे आते हैं। तो बहुत लो प्रेशर पे हमें पता चला कि इसके आसपास जो ग्लास है वो ग्लो करता है। ग्लास बदल के देखा, अलग अलग ट्यूब ले ली, अलग अलग मटेरियल से बनी ट्यूब ले ली, तो जो ग्लास का ग्लो का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। डिफरेंट मटेरियल ऑफ ग्लास लेने से डिफरेंट डिफरेंट ग्लो का कलर आता है, बट दैट कलर इज नियरली ग्रीनिश येलोइश, थोड़ा सा ग्रीन येलो मिक्स कलर टाइप होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही कलर मेंटेन होता है, लेकिन उसके आसपास शेड बदल जाते हैं थोड़ा बहुत उसमें। तो ग्लास की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है कि कलर क्या है, समझे बात ये, है ना। चलो, अब यहाँ जो वो ग्लास का ग्लो था ना, इधर की तरफ हमें थोड़ा सा लग रहा था क्या हो रहा है एक्चुअली, ग्लास क्यों ग्लो कर रहा है, मतलब अंदर ऐसी क्या चीज हो रही है कि ग्लास ग्लो कर रहा है। बीच में कहीं कुछ नहीं दिखता, बस ग्लास ग्लो करते दिखता है। तो स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, बीच में कोई सी चीज रख दी, कुछ भी रख दिया, लाइक एक ऐसा कुछ भी एक जैसे ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वायर फ्रेम रख दी, ट्राइंगुलर किसी भी शेप की फ्रेम रख दो, कुछ भी रख दो बीच में, तो देखा इसकी शेडो बनने लगे इस तरफ। जब हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ना बीच में, तो इस तरफ उसकी शेडो बनने लग गई। जब हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस तरफ उसकी शेडो बनने लग गई। समझ में आया क्या हो रहा था? जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो एनोड की तरफ बनने लग गई। इससे हमको क्या समझ में आएगा, बताओ? हाँ, इसका इसका मतलब वो ब्लॉक कर रहा है, और कोई लाइट जैसी चीज है, कोई लाइट जैसी चीज है जो कैथोड से आ रही है,
something is flowing and that is from cathode. Why from cathode? Because shadow is formed towards the anode. Clear? ये बात समझ में आई? इसका मतलब हमको ये समझ में आया, some invisible rays are flowing from cathode. इन इनविजिबल रेस को नाम दिया हमने कैथोड रेस. इन इनविजिबल रेस को नाम दिया हमने कैथोड रेस. कैथोड से आने वाली इनविजिबल रेस इज कॉल्ड कैथोड रेस. हर सिचुएशन में नहीं दिखती अपन को, बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में दिखती है हमको कैथोड रेस. वो हाई पोटेंशियल लगाते हैं अपन, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का 10,000 वोल्ट 20,000 वोल्ट ऐसा पोटेंशियल लगाते हैं हम यहाँ पर. बहुत लो प्रेशर होता है यहाँ पर गैस का, तो हमको कैथोड के मटेरियल से कुछ इनविजिबल रेस निकलते दिखती है. वो तो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, बस यहाँ पे ग्लास ग्लो करता है तो उससे समझ में आता है कि हाँ कुछ हो रहा है. ठीक है, चलो इसके बाद फिर हमने और एक्सपेरिमेंट करे, और भी एक्सपेरिमेंट करे. हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी. मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये ना जो बीम है, जो भी चीज निकल रही है वो शिफ्ट होती है. यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, सपोज मैंने नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर रखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह की हो जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, वेलोसिटी इधर, तो v क्रॉस b अंदर, इलेक्ट्रॉन है बाहर फोर्स लगा. तो ये जो सारे जो भी बीम थी वो इधर शिफ्ट हुई. आप तो जानते ही यार वो बीम इलेक्ट्रॉन की होती है, तो मैं गलती से इलेक्ट्रॉन यूज भी करूँ तो चलेगा. तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम थी वो इधर की तरफ शिफ्ट होती है, इधर की तरफ. कैसे पता चला हमको इधर शिफ्ट हो रही है? भाई वो शेडो दिख जाती है ना, हमको शेडो दिख जाएगी थोड़ी सी इधर की तरफ जा रही है. तो शेडो के इधर शिफ्ट होने से हमें समझ में आ गया कि बीम किधर शिफ्ट हो रही है. आएगा क्या? शेडो किधर शिफ्ट हो रही है उससे समझ में आ जाएगा बीम किधर शिफ्ट हो रही है. इसका मतलब जो अंदर पार्टिकल्स है इनविजिबल रेस के अंदर वो चार्ज है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रहे होंगे. चार्ज है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, है ना. सो दिस कैथोड रेस आर चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल है. इन पे चार्ज किस टाइप का है? नेगेटिव टाइप का. कैसे समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन देख के, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देख के इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, समझ में आया. दूसरी चीज इन पे मास भी होता है, ये भी समझ में आया. यहाँ पे एक पैडल व्हील लगा दिया, एक व्हील लगा दिया जिसके अंदर पैडल बने हुए, तो व्हील घूमने लगता है. उसको थोड़ा सा ऑफ सेंटर लगाओ, ऑफ सेंटर लगाओ तो घूमने लगेगा. भाई एकदम सेंटर पर रखोगे, ऊपर नीचे बराबर इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो घूमेगा ही क्यों? थोड़ा सा ऑफ सेंटर लगाओ जिससे एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराए, एक तरफ कम टकराए, तो जिससे घूमने लग जाएगा. तो पैडल व्हील घूमने लगता है. उससे पता चला कि ये जो इनविजिबल रे थी, कैथोड रे थी, इनके अंदर मोमेंटम होता है. ठीक है, मोमेंटम होता है. कैथोड को हमने ऐसा इस तरह का शेप का बना दिया, कॉन्केव शेप का बना दिया. उसके फोकस पे कुछ मेटल की स्ट्रिप रख दी, तो पता चला कि बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है मेटल की स्ट्रिप. कैथोड का शेप ऐसा कॉन्केव जैसा बना दिया, उसके फोकस पे मेटल की स्ट्रिप रख दी, तो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है. तो जो भी वो इनविजिबल रेज निकल रही थी वो कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है. कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है. वो चीजों पे स्ट्राइक करके उन्हें हीटअप भी कर देती है. वो चीजों पे स्ट्राइक करके उन्हें हीटअप भी कर देती है. ठीक है, मेरे पास एक डाउट आ रहा है, पर उस टाइम पर अगर चार्ज पार्टिकल पता ही नहीं थे तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड भी पता होना होगा, ये कैसे कंक्लूजन था? नहीं, हमें चार्ज तो पता था ना, चार्ज होता है ये तो पता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें समझ थी, तभी तो एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे अपन. हमने ये तो समझ गए थे कि कुछ चार्जेस होते हैं और उनके फ्लो से करंट होता है, ऐसा कुछ हमें आया था आइडिया. ठीक है, चार्ज होता है ये समझ में आ गया था. हमें ये नहीं पता था कि मटेरियल के अंदर भी चार्ज होता है. मटेरियल के चार्ज के बारे में नहीं पता था हमको, है ना. एटम के अंदर चार्ज वाला नहीं पता था. चलो एटम के बारे में जानकारी नहीं थी 100% सही. गगनदीप पूछ रहा है ट्रायंगुलर रिंग वाला रिपीट कर दो. मैंने कुछ ट्रायंगुलर रिंग का बताया नहीं, मैंने वो ट्रायंगुलर रिंग रखी थी. कुछ भी शेप की रिंग रख लो, उसकी शेडो बनेगी यहाँ पर. तो और क्या बताओ उसके अंदर, मैंने ट्रायंगुलर रिंग का कोई स्पेशल कुछ नहीं बताया था मैंने. ठीक है, चलो. तो हमें फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आई, कैथोड रेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आई. अब प्रॉपर्टी क्या क्या समझ में आई, वो सबसे हमने कंक्लूजन करा कि कैथोड रेस ऐसे पार्टिकल्स की रेस है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. कैथोड रे ऐसे पार्टिकल की रेस है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ये जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल है वो कैथोड से निकल रहे थे और एनोड की तरफ चल रहे. कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं वो स्पीड भी पता कर सकते हैं अपन. म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, अनडिवेटेड चलने की कंडीशन निकाल लो, तो उससे स्पीड भी अंदाजा आएगा.
तो लगभग स्पीड ऑफ लाइट की क्लोज स्पीड से चलते हो, स्पीड ऑफ लाइट की क्लोज स्पीड बहुत फास्ट से चलते हैं, 10⁶ या 7 के ऑर्डर की स्पीड आती है, बहुत हाई स्पीड से चलते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल के अंदर मोमेंटम होता है, इनके अंदर कुछ मास होता है, वो चीजों से टकराकर उसे हीटअप कर देते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई। फिर जे थॉमसन ने फिर उनका अपना फेमस एक्सपेरिमेंट करा। इस कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद, कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो निकाल दिया। वो मैंने आपको शायद बताया है, ईएम वेव, सॉरी हमारा एमईसी चैप्टर के अंदर मैंने बताया जे थॉमसन ने कैसा एक्सपेरिमेंट करा था, याद है क्या? जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन भेजो, चार्ज पार्टिकल भेजो, अनडिविडेड जाने की कंडीशन होगी E by V के बराबर स्पीड होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन वो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सप्लेन कर रहे थे उसे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला था अपन ने। तो वो चार्ज मास का रेशियो निकालने के बाद और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें कुछ चीजें समझ में आई। ये जो पार्टिकल यहाँ चल रहे हैं, इनका चार्ज मास का रेशियो पता चल गया, और वो सेम आया। अलग अलग कैथोड मटेरियल ले लो, सेम आता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा। मैं यहाँ डिफरेंट कैथोड मटेरियल ले लूं, सेम आ रहा है। अंदर जो गैस भरी उस पर तो डिपेंडेंसी होना ही नहीं चाहिए, वाई? बिकॉज प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, तो डिफरेंट कैथोड के मटेरियल से सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, and that too that charge particle is having negatively charged, that charge particle is negatively charged। और हमने कैथोड पे मटेरियल लिया था न्यूट्रल, लेकिन उनसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आएगा हमको, बताओ? कैथोड पे हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रल मेटल लगा दी, कभी यहाँ कॉपर लगाया, कभी गोल्ड, कभी डिफरेंट कंडक्टिंग मेटल लगा दी, और सभी में से सेम टाइप के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे। तो इससे क्या समझ में आता है? सिंपल सी बात है कि अंदर मटेरियल के अंदर ही वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, मटेरियल के अंदर ही था, और वो नेगेटिव था तो अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए। सिंपल सी बात समझ में आई, है ना? यस, और ये फंडामेंटल है सभी के अंदर, सारे तरह के मैटर के एलिमेंट्स में होता है, सारे तरह के एलिमेंट्स में होता है, ये भी समझ में आया? ठीक है, चलो। तो जे थॉमसन ने फिर इन सारी चीजों के मद्देनजर वो अब सारे सबूतों के बिना पर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हर मटेरियल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एटम, एक्चुअली इसके अंदर भी कुछ होता है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट। सो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा पिक्चर अलग होना चाहिए और पॉजिटिव की पिक्चर अलग होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्या होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा ऐसी गैस करा कि ऐसा हो सकता है कि वाटरमेलन टाइप की कुछ चीज हो, तरबूज की जैसी चीज है, एटम इज लाइक तरबूज, है ना, वाटरमेलन टाइप का एटम। उसके अंदर है ना क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तरबूज के बीजों के जैसे बीच में एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो पूरा एटम है इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ये जे थॉमसन ने सोचा कि ऐसा होगा, इसके अंदर भी बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। दिस वाज द मॉडल दैट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। क्लियर? हाँ, चलो, तो जे थॉमसन का मॉडल आ गया। फिर एटम का कहाँ से आया ये, तो कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद समझ में आया। कैथोड रे से हमें समझ में आया कि भाई हर तरह के मटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसे होना चाहिए अंदर, इसका कुछ आइडिया सोचने की कोशिश करी तो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। चलो, तो पहले तो ये अपना, हाँ, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब में इंडिया में तो अपन प्लम पुडिंग यूज करते ही नहीं ज्यादा, है ना, हम तो तरबूज खाने वाले देश है, तो तरबूज का मॉडल ज्यादा अच्छा लगता है अपन को सुनने में। ठीक, हाँ, वाटरमेलन वाला मॉडल। ओके, अब ये मॉडल आया, उसके थोड़े दिन बाद ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा इसको फेल होने में। ठीक है, पहली चीज तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है अंदर, वो कहाँ होंगे, कैसे स्टेबल होंगे, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा था अपन को। लोगों ने सोचा कि यार एक मॉडल है तो क्यों ना आप देखें इस, हर देखो दुनिया में तो आपको पता ही है कि हर किसी को नुक्ताचीनी करने में मजा आता है, कोई कुछ बोलेगा तो कोई ऐसे थोड़ी मान लेगा, सही बात है ना। तो साइंटिस्ट लोगों में भी होता तो यही एबिलिटी है ना, उनके अंदर आदत तो यही सबके अंदर ही है। ठीक है, हाँ, तो हर कोई ना, ये कोई भी जो थ्योरी आएगी उसके अंदर सब कुछ करने की कोशिश करेंगे।
भाई क्यों है, क्या है, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब डिटेल में जाने की कोशिश करी तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कैसे स्टेबल होंगे, वो सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। इनफैक्ट हमें तो कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे जाके जिसमें ऐसे स्फीयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए कहाँ रखना चाहिए, 3 स्टेबिलिटी के लिए कहाँ रखना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमको। ठीक है, हाँ चलो क्लियर है सब, ओके है ना। तो ये मॉडल के अंदर फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही थी, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, फिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों बाहर आते हैं, कैसे अरेंज है, बहुत सारी चीजें दिक्कत थी। ठीक है, तो लोग स्टडी करते गए। अब स्टडी करते 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 रदरफोर्ड हु वाज, मैंने पढ़ा है कि जे जे थॉमसन की एक स्टूडेंट है रदरफोर्ड, उनके 2 स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। ऑफ कोर्स रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने एक मॉडल एक एक्सपेरिमेंट करा जो आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द फेमस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। करा उनके स्टूडेंट्स ने था, बट नाम रदरफोर्ड का जाता है उसमें, नाम रदरफोर्ड को लोग बोलते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कैथोड रे के बारे में इतनी चीजें जानना थी हमको जितना मैंने बताया है। बाकी अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो एससीबी पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस देखो कैथोड रे पे ऐसा सच कुछ खास बनता नहीं है, जो भी कैथोड रे का क्वेश्चन होगा असल में वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बेसिक से हो जाएगा, अगर हमें बेसिक आता है तो हो जाएगा। ठीक, थ्योरी है मेनली कैथोड रे। अब आया था अपन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, गोल्ड फॉइल ली थी आई थिंक, है ना, गोल्ड की फॉइल ली थी क्या, हाँ क्यों ली थी गोल्ड की फॉइल, फॉइल समझते अपन होता क्या है, फॉइल वेरी थिन, हाँ वेरी थिन लेयर, बिल्कुल सही। वो अपन मिठाई पे लगाते ना वर्क, चांदी की वर्क लगाते ना मिठाई पे, कुछ वैसी होती है, हाँ है ना। तो अब तो गोल्ड की क्यों ली उन्होंने, मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या रदरफोर्ड ने सिर्फ गोल्ड फॉइल के साथ ही एक्सपेरिमेंट करा था, नो बिल्कुल सही। रदरफोर्ड ने सिर्फ गोल्ड फॉइल के नहीं, उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस के साथ करा था, और भी ली थी। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस के साथ करा था, सिर्फ गोल्ड के साथ नहीं करा था। वो तो पता नहीं क्यों किताबों में सिर्फ गोल्ड फॉइल ही एक्सपेरिमेंट का नाम बोल दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारों के साथ करा था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की पतली पतली थिन शीट्स ले ली जिसको अपन फॉइल बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल की, अपन एग्जांपल के लिए मान लेते हैं गोल्ड की ले लेती। ठीक है, अब ही वाज रदरफोर्ड, तो उन्हें अल्फा पार्टिकल वगैरह इन सब के बारे में नॉलेज तो था, उन्हें पता था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रदरफोर्ड इज पायनियर, इनफैक्ट ही वाज द पर्सन जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी बैक्टेरियल ने करी थी डिस्कवर, मैडम क्यूरी ने इसे स्टडी करा था। मैडम क्यूरी ने सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट की स्टडी, एलिमेंट को ढूंढा था, दैट इज रेडियम। तो रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, बैक्टेरियल, ये सब पायनियर थे रेडियो एक्टिविटी में। रदरफोर्ड को पता था अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो उन्हें अल्फा पार्टिकल का सोर्स पता था, तो उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, ये कोई बॉक्स बॉक्स ले लिया जिसमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स भरा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अल्फा पार्टिकल सोर्स। इन अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको अपन ने गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करा दिया, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करा दिया, है ना, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करा दिया। ठीक है, अब जब बम्बार्डिंग करी, अगर अगर जे जे थॉमसन वाला मॉडल एग्जैक्टली सही होता तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बन ही नहीं पाती, एटम के आसपास कभी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाती। क्यों, क्योंकि आपने शायद पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो इसकी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो इसकी सरफेस पे आती है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करें एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है ना, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इसकी सरफेस की रेडियस है वहीं पर मैक्सिमम होगी, वो हो जाएगी टोटल इसके अंदर चार्ज कितना है अपॉन के क्यू अपॉन 4πε0 r²। am I right, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, है ना। ठीक है, तो अगर एटम इज लाइक अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, देन उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होगी।
एंड दैट टू विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होगी। सही है ना? चलो, तो एटम की जो रेडियस का ऑर्डर होना चाहिए, हमको एटम की रेडियस का अंदाजा था उस समय थोड़ा बहुत, तो एटम का जो भी रेडियस का ऑर्डर होना चाहिए, हमें पता था मटेरियल में किस डेंसिटी से एटम्स फिल्ड होते हैं, हमें डेंसिटी पता थी मटेरियल की क्या होती है, हमें मॉलिक्यूलर वेट पता थे, तो मॉलिक्यूलर वेट डेंसिटी ऐसा पता है, तो वी कैन फाइंड आउट कि एक एटम का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अंदाज से एक एटम का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। वॉल्यूम पता है तो हम अंदाजा लगा सकते थे उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, तो एटम की रेडियस का हमें अंदाजा था। तो अगर इस रेडियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसमें भी इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे, तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, कुछ पूछ रहा है सबने एटम स्फीयर क्यों माना है? कुछ, हाँ, इसमें हम हमारी गलती मानेंगे कि भाई हम लोग हमेशा स्फीयर ही बना देते, हमें नहीं पता कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या माना था। अब सिमेट्री के लिए स्फीयर मान लिया होगा, हो सकता है, पर किताबों में हमें स्फीयर दिखता है तो हम भी स्फीयर ही बना देते हैं। ठीक है, लॉजिक से। और एग्जैक्टली किसी ने क्या माना था वो हमें उनसे बात ही नहीं हुई, तो पता ही नहीं हमको भी कि उन्होंने एग्जैक्टली स्फीयर ही बोला था कि क्या बोला था। ठीक, चलो, और जे जे थॉम्सन ने तो स्फीयर ही बोला था, स्फीयर है तो स्फीयर सिमेट्रिक होता है, इसे मान लिया होगा। अब क्या हुआ, जब इतनी एटम अगर ऐसा होता तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होती, और जो अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहे थे ना, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड करे, तो हमें पता चला कि बहुत से अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधे चले गए, एज इफ के अंदर कुछ था ही नहीं, एज इफ के अंदर कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 में से 9,900 टाइप के अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे चले। ठीक है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल होते हैं जो कुछ एंगल पे डिविएट होते हैं, और जो डिविएशन होता है ना, काफी बड़े बड़े एंगल का भी होता है। इनफैक्ट कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेट अवे वापस आ जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट अवे वापस भी आते हैं, 180 डिग्री का भी डिविएशन दिखता है। ये बात समझ में आई? हाँ, 1 in 20,000, बिल्कुल सही, 1 in 20,000 समथिंग अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से आते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही। तो बहुत ही लार्ज नंबर में अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बैक आ गए, एंड अल्फा पार्टिकल बहुत बड़े बड़े एंगल से डिविएट भी हुए। अल्फा की एनर्जी का हमें ऑर्डर पता था, तो अल्फा की एनर्जी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसको इतने बड़े एंगल से डिविएट करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होगी। बहुत बड़ा एंगल है डिविएशन का यहाँ पर, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है अगर एटम्स पे सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्या है, समझ में आया? वी कैन कैलकुलेट कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी, हम पता कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होना चाहिए अगर अल्फा को तुम्हें 180 डिग्री से डिविएट करना है, एंड दैट 180 डिग्री डिविएशन इज नॉट पॉसिबल विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इतने बड़े बड़े एंगल पे डिविएट भी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर फिर रदरफोर्ड का अपना फेमस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सॉरी, वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने तो पढ़ा ही है। क्या बोला था रदरफोर्ड ने कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली बहुत छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इसके अबाउट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं करेक्ट करूंगा, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ कहा नहीं था, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये कुछ बताया नहीं था रदरफोर्ड ने। ठीक है, वो तो बाद में लोगों ने जोड़ दिया कि इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे होंगे, जस्ट लाइक सोलर, अपने सोलर सिस्टम में प्लेनेट घूमते हैं ना, ये लोगों ने जोड़ा, लोगों ने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जोड़ा। ठीक है, रदरफोर्ड ने नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी। समझ में आई बात? चलो, सोहम बोल रहा है मैंने बताया था, अच्छा शायद मेरे को याद नहीं बताया होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटे से सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है क्योंकि उससे इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो कि अल्फा पार्टिकल जो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है वो 180 डिग्री से डिवेट हो जाए। क्या है, समझ में आया? है ना?
और अगर सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रॉन्स आसपास कहीं ना कहीं होंगे। क्या करना चाहिए? तो सोचा कि यार चलो घूम रहे होंगे, जैसे प्लेनेट घूमते हैं सन के अबाउट वैसे घूम रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अबाउट घूमते हैं। ये रदरफोर्ड का मॉडल बन गया, इसको नाम दीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने ऐसा मॉडल नहीं बोला था, उन्होंने बस इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने अपना आइडिया दिया था कि एटम का सारा चार्ज जो होना चाहिए वो छोटे सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, अब लोगों ने पॉजिटिव क्यों माना सेंटर पे और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्यों माने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आते दिखते थे अपन को। हमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आते, तो इलेक्ट्रॉन अलग तरह से बॉन्डेड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अलग तरह से बॉन्डेड होना चाहिए, ऐसा सोचा गया। क्लियर? चलो ठीक है। फिर इस मॉडल के आने के बाद अच्छा इस मॉडल पे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, आगे की चीज पे आऊंगा मैं, पहले जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या बनते? अल्फा की काइनेटिक एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी, इस न्यूक्लियस का चार्ज दे दिया, जैसे गोल्ड का एटॉमिक नंबर दे दिया, सो यू कैन फाइंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। और वो आपसे पूछ लेते मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है अल्फा की न्यूक्लियस से, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है अल्फा के न्यूक्लियस से, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एटॉमिक, ये मैंने शायद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा दी क्वेश्चन ऐसे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था, है ना? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये करवाया था मैंने, तो वो हमें ऑलरेडी आता है, मतलब वो मैं ऑलरेडी करा चुका आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलो तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, फिर कुछ कुछ लोग है ना ये एंगल, कितने एंगल पे कितने पार्टिकल जाएंगे ये पूछ लेते हैं, कितने एंगल पे कितने पार्टिकल जाएंगे ये पूछ लेते हैं। तो किस एंगल पे कितने पार्टिकल जाएंगे, वो मान लो ये एंगल थीटा है, so number of particle going at an angle theta is proportional to 1 upon sin theta by 2 की पावर 4, इसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम 90 डिग्री पे जाके देखोगे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, तो या 90 बाय 2 45 रख दो और उसके इनवर्स रिलेशन में एकदम एकदम 180 डिग्री पे जाके देखोगे तो 180 डिग्री पर कितने पार्टिकल होंगे वो ऐसा मिल सकते हैं। 180 डिग्री पर ये 180 बाय 2 90 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हुआ, जो डिनोमिनेटर में होने से मिनिमम आएगा। ठीक, चलो और केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ना? ये फिजिक्स में है ना, इसका कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है आपसे, ठीक है, तो ये बस याद रखना है अपन को। चलो अब आगे बढ़ते, तो ये सब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अपन ने बात कर ली। अब आते हैं रदरफोर्ड मॉडल, जो एक्चुअली रदरफोर्ड ने बोला नहीं, हम लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि रदरफोर्ड का मॉडल है ये। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल में खामियां क्या क्या हमें प्रॉब्लम पता चली। रदरफोर्ड ने बोला ही नहीं था इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो तो लोगों ने जोड़ लिया इलेक्ट्रॉन घूम रहे और खामियां भी निकाल ली और सारी खामियों को रदरफोर्ड के माथे पे डाल दिया कि ऐसा बोल दिया जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था और खामी निकल गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, लोगों ने सोचा था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, और फिर लोगों ने इसके अंदर कमियां निकाली, समझे, लोग मतलब साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक, चलो हाँ, अब एक मेरे पास थोड़ा अच्छा डाउट आया गोपाल का कि इसमें से नोट क्या करना है। तो यार कहानी चल रही है सब अच्छे से स्मूथली, अब मैं एक एक थ्योरी अगर नोट कराने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम लगेगा, और थ्योरी सारी आपके पास लिखी होती है, मॉड्यूल के अंदर भी है, बुक्स के अंदर भी है, केमिस्ट्री में भी लिखी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ नोट करने लायक आया है क्या? हाँ केमिस्ट्री में करा होगा डेफिनेटली नोट आपने ना, तो बस समझते जाओ चीजें। ठीक है, हम बोहर मॉडल को करेंगे नोट, ठीक है, ये सब तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बोहर मॉडल में करते हैं, समझ लो अच्छे से। हाँ सारी चीजें तो लिखी हुई है, और कुछ लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, कुछ लगे कि ऐसा कोई पॉइंट जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा था तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते फिर। अब इस मॉडल की प्रॉब्लम क्या क्या थी? पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम, यार ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैक्सवेल के स्टूडेंट भी थे कुछ, मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो लाइट या ईएम वेव रेडिएट करेगा, ईएम वेव रेडिएट करेगा, बाद में समझ में आया तो लाइट ही है, ईएम वेव रेडिएट करेगा। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इट इज आल्सो एक्सेलरेटिंग, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर, तो इट इज आल्सो एक्सेलरेटिंग, इट शुड इमिट ईएम वेव। अब वो ईएम वेव कैसे इमिट करेगा, तो एनर्जी कम करेगा खुद की और ईएम वेव रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी रेडिएट करने के लिए अपनी एनर्जी कम करना चाहिए। कम कैसे कर सकते हैं,
जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी एनर्जी उसकी कम होगी, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी एनर्जी कम होगी। कैसे पता चला? अरे तुम निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से डिस्टेंस मान लो r है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज मान लो Z है, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो लिख सकते हो माइनस के जेड इंटू ई, ये माइनस आया बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, अपॉन डिस्टेंस, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच से, है ना। के Q1 Q2 बाय R बड़ा है पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो Q को साइन के साथ रखते हैं पोटेंशियल लिखने के लिए, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और घूमने से काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो लिखोगे हाफ mv², पर mv² by r, this is nothing but k z e² by r²। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स, तो एक r से एक r कैंसिल करके ये mv² को आप लिख सकते हो k z e² by r, ये हाफ हो जाएगा k z e² by r, and if you add up these two you can get the total energy of electron, the total energy is coming out to be minus k z e² by 2r। So when an electron is revolving around nucleus in some radius r, उसकी टोटल एनर्जी क्या आती है हमें पता है, ठीक है। अब ये r जैसे से कम होते जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग इज इंक्रीजिंग, पर बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब एनर्जी कम होगी, तो जितना न्यूक्लियस के पास आएगा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी कम होती जाएगी, सही बात है क्या? जितना न्यूक्लियस के पास आएगा इलेक्ट्रॉन उतनी इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक। चलो, तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी रिलीज करना है, उसको रेडिएट करना है, तो एनर्जी कहां से ला सकता है? वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आते जाए और एनर्जी रेडिएट करते जाए, सही बात है। मैक्सवेल को खुश करने के लिए उसको एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगी, ये मैक्सवेल इक्वेशन फॉलो करने के लिए एनर्जी रेडिएट करने के लिए न्यूक्लियस के पास आना पड़ेगा उसको। अगर न्यूक्लियस के पास आ रहा है, रेडियस कम होती जा रही है, तो उसको स्पाइरल पाथ में चलते 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 रेडियस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब स्पाइरल पाथ पे धीरे धीरे चलते 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 न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। तो बहुत ही कम टाइम में इलेक्ट्रॉन शुड कोलाइड विद न्यूक्लियस एंड एटम शुड कोलैप्स, एटम खत्म हो जाना चाहिए। एटम स्टेबल क्यों है? ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था, बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये आई रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड ने जो आइडिया दिया उससे जो मॉडल बना, उस मॉडल के अंदर रदरफोर्ड के आइडिया से जो मॉडल बना उसमें जो प्रॉब्लम आई समझ में हमको कि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टेबल है सिस्टम। सेकंड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो स्टेबिलिटी की हो गई, स्पाइरल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते टकरा जाना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो हमें बाहर मिलेगी, है ना। ऑफ कोर्स ये एनर्जी हमें ईएम वेव के फॉर्म में बाहर दिखेगी। तो जो बाहर ईएम वेव्स आ रही है वो हर तरह की पॉसिबल एनर्जी की होना चाहिए, हर तरह की पॉसिबल एनर्जी के उसके अंदर फोटोन होना चाहिए, या मैं बोलूं कि हर तरह की वेवलेंथ पॉसिबल होना चाहिए। पर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पता चला कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही हाइड्रोजन के एटम से आती है, सब तरह की वेवलेंथ नहीं आती, ठीक है। द फेमस प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या थी प्रॉब्लम? कि हाइड्रोजन को अगर हम किसी ग्लास ट्यूब में ले ले और उसे हीटअप कर दे, उसको एनर्जी सप्लाई कर दे किसी तरीके से, मान लो ग्लास का ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन, इसको अपन ने किसी तरह से एनर्जी सप्लाई कर दी, ठीक है। तो एनर्जी सप्लाई करते 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 ये बहुत ज्यादा हीटअप हो गया, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो अंदर जो हाइड्रोजन के एटम्स है ये क्या करते हैं? ईएम वेव रेडिएट करने लगते हैं, दिस स्टार्ट टू रेडिएट ईएम वेव, इनसे जो रेडिएशन निकलते हैं उनको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन रेडिएशन, हाइड्रोजन रेडिएशन, ठीक है। इन ईएम वेव को अगर हम ऑब्जर्व करें फॉर देयर वेवलेंथ, इनमें कौन कौन सी वेवलेंथ है, तो वो ऑब्जर्व करने के लिए इन्हें हम इसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना मतलब इन्हें हमने जैसे प्रिज्म से पास कर दिया, तो प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो वी नो दैट वो अपने कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ में सेपरेट हो जाती है, हमें अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग मिल जाती है, ठीक है। तो इन ईएम वेव्स में अलग अलग वेवलेंथ क्या क्या है प्रेजेंट, इसकी स्टडी करना मतलब कहता है हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोजन से निकलने वाली ईएम वेव्स में कौन कौन सी वेवलेंथ प्रेजेंट है, ये स्टडी करना मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, जो जो वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, हम एक लाइन बनाते हैं,
उस लाइन पे वेवलेंथ की वैल्यूज लिख देते हैं और जो जो वेवलेंथ प्रेजेंट है वहां पर एक मार्क लगा देते हैं, वहां पर एक मार्क लगा देते हैं। तो हमने हाइड्रोजन से निकलने वाली ईएम वेव्स को ऑब्जर्व करा, कौन कौन सी वहां पर वेवलेंथ प्रेजेंट है ये हमने पता करा, उन वेवलेंथ की वैल्यूज पर हमने वेवलेंथ की एक लाइन बनाई, जस्ट लाइक अ नंबर लाइन, मैंने वेवलेंथ की लाइन बनाई एंड द वेवलेंथ जो प्रेजेंट है वहां पर मैंने एक लाइन बना दी। तो ये जो हमें ग्राफ मिलता है, ये जो हमें लाइन मिलती है, ये जो हमें डायग्राम दिखता है जिसमें हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी, वो कुछ ऐसा होता है, देयर इज अ मैक्सिमम वेवलेंथ, धीरे धीरे वेवलेंथ कम होती जाती है एंड कम होते होते वो क्लोज होती जाती है, कम होते होते वो क्लोज होती जाती है, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बड़ी क्लोज होती है, कम होते होते दूर होती जाती है, थोड़ा गलत, नहीं सॉरी सॉरी, आई वाज राइट इनिशियली, जो कम वेवलेंथ होती है वो क्लोज होती है और धीरे धीरे इनमें गैप बढ़ती है और ऐसा एक बैंड जैसा दिखता है अपन को, ठीक है। ऐसे और भी हमें बैंड दिखते हैं, ऐसे और भी हमें बैंड दिखते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने क्या करा, बेसिकली हाइड्रोजन को हीट अप कर दिया, किसी तरह से एनर्जी सप्लाई करी, हाइड्रोजन से ईएम वेव्स निकलने लग गई, इन ईएम वेव्स का हमने ऑब्जर्व करा कौन कौन सी इनमें वेवलेंथ है और एक वेवलेंथ की लाइन पर इन पे अपन ने मार्क क्रिएट कर दिए। जब अपन ने मार्क क्रिएट करे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिखने लगते हैं। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ का ग्रुप था जिसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा थी, इसको बोल देते हैं अपन लाइमन सीरीज, नहीं हाँ बड़ी के अंदर एनर्जी कम हो जाएगी, लाइमन नहीं, लाइमन सबसे छोटी वाली होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ का ग्रुप इज कॉल्ड लाइमन। उसके बाद लाइमन के बाद क्या आता है, बैक्टेरियल, लाइमन क्या बोलते हैं सेकंड, हाँ बामर, बिल्कुल सही, लाइमन, बामर, फिर पाशन, ब्रेकेट, ये सारे नाम पड़े होंगे ना, ठीक है। तो बस सबसे छोटी वेवलेंथ से स्टार्ट करके लाइमन, बामर, पाशन, फर्न, हम्फ्री और ये सो ऑन, ठीक है। चलो, तो ये सारे वेवलेंथ के अपने नाम दिए, ग्रुप्स के नाम दिए। सबसे छोटी वेवलेंथ का जो ग्रुप था वो आ रहा था अल्ट्रावायलेट रेंज में, ये पूरा अल्ट्रावायलेट रेंज में, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है। फिर सेकंड जो ग्रुप होता है उसकी जो बड़ी 4 वेवलेंथ होती है वो विजिबल में होती है, सेकेंड वाले ग्रुप की बड़ी 4 वेवलेंथ विजिबल में होती है, ये पूरा यूवी में होता है, ये होता है विजिबल में 4 वेवलेंथ, तो बाकी यूवी में होती है, समझ में आया। बामर सीरीज सेकेंड जो ग्रुप है उसको मैंने बोला बामर सीरीज, बामर सीरीज की 4 वेवलेंथ विजिबल में होती है और बाकी अल्ट्रावायलेट में होती है, लाइमन सीरीज की सारी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट में होती है और आगे की जितने भी सीरीजेस दिखती है अपन को वो सब इंफ्रारेड रेंज में लाया करती है। Now what is this Lyman, what is this ultraviolet, visible, infrared, ये सब क्या है। तो अलग अलग वेवलेंथ की ईएम वेव की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, कुछ ईएम वेव्स की वेवलेंथ हमें दिखाई देती है, हमारी आईज भी ईएम वेव के लिए सेंसर है, हमारी आईज ईएम वेव को सेंस करती है, हमारी आईज जिन ईएम वेव की वेवलेंथ को सेंस करती है उन्हें हम बोलते हैं विजिबल रेंज ऑफ ईएम वेव। उससे छोटी वेवलेंथ जो होती है उसको बोल देते हैं अल्ट्रावायलेट और बड़ी वेवलेंथ को इंफ्रारेड, ये इस तरह से नाम दिया अपन है ना। चलो, इसमें कोई डाउट, यहाँ तक चीजें क्लियर, ओके। तो बामर की 4 वेवलेंथ विजिबल में होती है स्टार्टिंग 4 और बाकी सारी अल्ट्रावायलेट में होती है। हाँ कुछ एनिमल्स तो इंफ्रारेड भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब ये जो स्पेक्ट्रम मिला है ना अपन को हाइड्रोजन का, इसमें ना पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइन दिख रही है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, हमें लाइन जैसी मिल रही है, वेवलेंथ का कंटीन्यूअस रेंज प्रेजेंट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही प्रेजेंट है, एक वेवलेंथ प्रेजेंट है फिर नेक्स्ट वेवलेंथ थोड़ी सी दूर प्रेजेंट है, हमें कंटीन्यूअस रेंज नहीं मिलती वेवलेंथ की, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम, क्लियर। बुराउद्दीन मेरे से पूछ रहा है माइक्रो रेडियो ये सब क्या होते हैं, हाँ वो भी बता देता हूँ मैं। माइक्रोवेव की वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर में होता है, इसलिए उनको माइक्रोवेव बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर के ऑर्डर की वेवलेंथ मतलब माइक्रोवेव। रेडियो वेव जिनको अपन रेडियो में कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं उनको बोलते हैं रेडियो वेव, ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऐसा ही क्यों है, ये सेकंड बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको बोहर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल समझा नहीं पा रहा।
हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही इमिट हो रही, व्हाई नॉट ऑल द वेवलेंथ आर प्रेजेंट, हर तरह की वेवलेंथ क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही, व्हाई देयर आर सम सर्टेन वेवलेंथ, व्हाई दिस गैप इज इनिशियली लार्ज एंड धीरे धीरे गैप कम होती है, व्हाई देयर इज सम गैप बिटवीन बामर एंड द लाइमन सीरीज, ऐसा क्यों होता है, ये सब हमें समझ ही नहीं आ रहा था। तो सेकंड बड़ी प्रॉब्लम थी जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इज दिस क्लियर? चलो तो ये अपन ने सेकंड बड़ी प्रॉब्लम समझी रदरफोर्ड मॉडल की। तो ये सारे रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम के बाद डेफिनेटली फिर हमको कुछ और मॉडल को सोचने था। तो अब अपने कहानी के हीरो की एंट्री होती है ना। ये तो अपन ने जैसे अमिताभ की मूवी में पहले बच्चा अमिताभ दिखाते थे, वो बचपन की कहानी दिखाते हैं, बेचारे के हाथ से किसी ने लिख दिया होता है ना मेरा बाप चोर है, फिर वो बड़ा होता है फिर वो बदला लेता है। तो अपने पिक्चर की मेन कहानी आ गई, मेन अमिताभ आ गया अपनी पिक्चर का बोहर मॉडल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन बोहर मॉडल। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बोहर मॉडल। देखिए बोहर मॉडल, अब बोहर मॉडल में ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें तो रदरफोर्ड मॉडल जैसी है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें तो रदरफोर्ड मॉडल जैसी है ना। हाँ, बुरा बोल रहा है जो कि खुद स्यूडो हीरो है। हाँ मतलब बुरहाउद्दीन बोल रहा है कि यार सही बात है, बोहर अपनी पिक्चर का फिलहाल तो हीरो है। ये समझ लो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पार्ट चल रहा है, तो पहले पार्ट में बोहर हीरो है, बाद में फिर और लोग भी हीरो आएंगे, है ना। हाँ चलो, श्रोडिंगर आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सब सब इंटरवल के बाद आएंगे, बिल्कुल सही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बोहर मॉडल, अब बोहर ने क्या क्या प्रपोज करा ये अपन लिखते चलते हैं। आपके पास लिखा होगा ऑलरेडी आई थिंक सब चीजें, आप चाहो तो जरूरत नहीं है लग रही है आपको लिखने की तो यू कैन नॉट राइट, आपकी इच्छा है, कुछ लगे एक्स्ट्रा है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। तो बोहर मॉडल का पहला पॉइंट, इन एन एटम all the positive charge of atom is concentrated at the small tiny center of the atom which is called nucleus। ये न्यूक्लियस वर्ड किसने दिया था, रदरफोर्ड मॉडल से आया वो। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, 100% सेम टू सेम। क्लियर है ना। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसपे सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसके अबाउट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, अलग अलग सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को देखे तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो भी न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी की वजह से वो रोटेट करता है, उसी की वजह से सर्कुलर मोशन का उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो फोर्स गिवन बाय न्यूक्लियस इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, so I will write kZe square by r square should be mv square by r। थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा था, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो बोहर मॉडल के फर्स्ट पोस्टुलेट से पहली इक्वेशन, ये समझ में आया। व्हाट इज बोहर मॉडल, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि न्यूक्लियस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके छोटे से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक, अच्छा एक सर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हाँ मतलब बोहर मॉडल में रिवॉल्व करता है, यशवर्धन बिल्कुल सही, बोहर मॉडल में रिवॉल्व करता है, आपने आगे जो पढ़ा है वो सब चीजें सही है, बोहर मॉडल में अपन इलेक्ट्रॉन घूमते हुए मानेंगे। ठीक, अच्छा एक छोटी सी चीज और, एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना वो कितना छोटा होता है, जैसे अपना जो साइज है, जैसे मेरे हाथों को फैलाऊं मैं तो ये पूरा मान लो एटम का साइज है, ये पूरा मान लो एटम का साइज है। ठीक है, एक नॉर्मल जो रूम का साइज है अगर उसको एटम का साइज मान लो, तो उस रूम के साइज में सेंटर पे बाल से भी पतला, बाल से भी थिन, बहुत छोटा सा पॉइंट जैसा बनाओ, दैट पॉइंट विल बी द न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात। हाँ, फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल, हाँ ये एक अच्छा अच्छा एनालॉजी, बिल्कुल सही। एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर बॉल रखी बीच में तो वो न्यूक्लियस है, और बहुत बड़ा स्टेडियम जो है वो पूरा एटम है, ऐसा कुछ आइडिया रहता है। इतना बड़ा एटम है, इतना बड़ा एटम है और उसके बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही। क्रिकेट वाला अपने वहां पे अच्छा होगा एग्जाम्पल, क्रिकेट के स्टेडियम में क्रिकेट की बॉल बोल सकते है ना, इंडिया में ज्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ आइडिया होता है, ऐसा कुछ साइज होता है इस न्यूक्लियस का, तो ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और इस पे सारा पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसके पास में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, क्योंकि बहुत छोटा है तो डिस्टेंस कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, चलो, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा को डिविएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। हाँ चलो, सोहम बोल रहा है आप तो जेवलिन वाला एग्जांपल देंगे, जेवलिन का देंगे आगे चल के, अभी भी देश तो यार क्रिकेट प्रेमी अपना, आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट अपने पास पॉस्टुलेट हो गया। अब सेकंड पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी आर्बिट्री ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिवॉल्व इन एनी आर्बिट्री ऑर्बिट, वो किसी भी आर्बिट्री ऑर्बिट में नहीं घूमते। They can revolve only in those orbits. They can revolve only in those orbits for which magnitude of their angular momentum, for which magnitude of their angular momentum about nucleus, magnitude of their angular momentum about nucleus is integral multiple of h by 2 pi. Is integral multiple of h by 2 pi. इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जहां पर उनके एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन के घूमने का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी, तो आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, ये करके क्योंकि एम बी परपेंडिकुलर टू आर है तो एम बी आर हो जाएगा, है ना, घूमते हुए पार्टिकल का सेंटर के अबाउट एम बी आर ही होता है। मैग्नीट्यूड जो होगा एंगुलर मोमेंटम का वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ऐसी ऑर्बिट्स को बोलते हैं हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These orbits are called stationary orbits. In these orbits, electrons do not radiate. In these orbits, electron do not radiate. इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता है, मतलब कि ऐसा बोलने की कोशिश करें कि मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता ही नहीं है, मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, सब एटॉमिक लेवल पे जाके मैक्सवेल की थ्योरी फेल हो रही है, या मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, या मैक्सवेल की थ्योरी सब एटॉमिक लेवल के लिए नहीं है, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ, ये प्रूव नहीं है बेटा, ये एक अजम्पशन है, h अपॉन 2 पाई अजम्पशन है। ठीक है, सोहम बोल रहा है डी ब्रॉगली ने बाद में समझाया था, नो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, इसको कोई डी ब्रॉगली ने समझाया नहीं था, ये तो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि डी ब्रॉगली की कॉन्सेप्ट से अपन इसे समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बट वी शुड नॉट से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से प्रूव होता है, समझे? चलो, है ना, जस्ट एन पॉस्टुलेट गिवन बाय बोहर, एक जस्ट पॉस्टुलेट है, कैसे आया क्या आ गया, पॉस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं होता है, ना ही रदरफोर्ड ने समझाया, ना ही बोहर ने समझाया, ना ही कभी बोहर के किसी वर्क में मिला कि उन्होंने कैसे दिमाग लगा के ये लेके आ गया। ठीक है, कहां से लेके आ गए, कुछ रैंडम सा था, हाँ, है ना, चलो कुछ रैंडम सा था। सहज बोल रहा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा, हाँ वो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज नॉट दैट 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है, अपन बात करेंगे इस पे आगे, पर यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वी कैन ट्राई टू प्रूव दिस, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब रचित बोल रहा है सर तो ऐसे कुछ भी रैंडम कैसे ले लिया, बस यही तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, रदर बोहर ने ऐसे रैंडमली ले लिया था यार, हमें नहीं पता कैसे दिमाग में आ गया, है ना। चलो, तो कभी टाइम मशीन बनेगी तो जाके पूछेंगे बोहर से कि भाई ये क्या कर लिया था तुमने, है ना। चलो, mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई, ये हमको सेकंड पोस्टुलेट मिल गया, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम उन्होंने सीरियस से निकाल दी, उन्होंने बोल दिया है स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम ही नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब using these two you can find out the relation of radius, you can cut one radius here, then v को सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो रेडियस का रिलेशन आ जाएगा, रेडियस का रिलेशन आता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर, ये रेडियस का रिलेशन आता है, और रेडियस की वैल्यू यहाँ कहीं रख दो तो स्पीड का रिलेशन आ जाएगा, है ना, तो
स्पीड का रिलेशन निकालने के लिए काम करते हैं, ये डिवाइड करके देख लेते हैं। तो v का रिलेशन आ जाता है kZe² अपॉन NH अपॉन 2π। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? ये तो याद होगा, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलो ये दोनों चीजें क्लियर है ना। रेडियस का फॉर्मूला याद रखना, मैंने तो याद रखा है। इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी हेल्प मिलती है। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला? n² अपॉन 4π² mk² n² अपॉन 4π² mk²। 4-5 बार 10 बार बोलो, अपने आप याद हो जाता है। n² अपॉन 4π² mk²। ठीक है। हाँ, तो ये जो रेडियस का रिलेशन है, देखो n के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, मास से इनवर्सली रिलेटेड है, z से इनवर्सली रिलेटेड है। ये कुछ चीजें याद होनी चाहिए। और बाकी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट जैसी चीजें, ये h कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट ही होता है, k की वैल्यू कांस्टेंट होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो n² और z को हटा के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, उसको बोल दिया मैंने a0, उसको बोल दिया a0। और ये a0 सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो, तो a0 की वैल्यू कितने आती है? 0.529 पिकोमीटर, या लगभग 53 पिकोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम और 53 पिकोमीटर के आसपास। क्लियर? इसको अपन बोहर रेडियस भी बोलते हैं, बोहर रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो बोहर रेडियस भी बोलते हैं। सेकेंड चीज, जो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मास से इंडिपेंडेंट है। बहुत बड़ी चीज है कि मास से इंडिपेंडेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये मास से इंडिपेंडेंट होती है स्पीड, ये ध्यान दीजिए। उसका स्पीड z/n पे डिपेंडेंट है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो 2πk ये सबकी वैल्यू आती है c/122 इंटू z/n। ये आता है ना c/122, करेक्ट। 2.2 इंटू 10⁵ मतलब c/122। या आपको क्या बताया था केमिस्ट्री में, बताइए? 2.128 10⁶। हाँ, इसी कुछ ऑर्डर में आती है, 2.128 10⁶, ऐसे कुछ ऑर्डर रहता है। c/122 2.18 था। हाँ चलो, ये क्लियर, ये क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्पीड और रेडियस के एक्सप्रेशन हमने निकाल लिए। अच्छा, ये निकाल लिए तो मुझे एनर्जीज के एक्सप्रेशन भी मिल गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी एनर्जीज क्या होती है। तो आप एनर्जी के एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी was half mv², potential energy was minus kZe² by r, total energy is sum of this is kinetic plus potential. So you can find out relations of energy, वो सब भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर निकालो वो आ जाएगी माइनस kZe² by 2r। and if you substitute the value of r, तो माइनस kZe² by r था n² h² एक नीचे 2 अपॉन 4π² mkZe²। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो माइनस 2π², 2 से कैंसिल हो गया, m ऊपर एक ही है, k² z² e⁴ होल थिंग डिवाइड बाय n² h²। ये सभी पढ़ा हुआ है आपने, मैंने मिस तो नहीं कर दिया। 4π² का 2π² m लिख दिया, k² z² e⁴ सही है। ठीक है, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z² बाय n², ये आ जाती है टोटल एनर्जी। सब आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इसको अपन RCH भी लिखते हैं। RCH is 13.6 electron volt. What is this R? Rydberg constant. What is this R? Rydberg constant. ये शायद पढ़ा होगा, Rydberg इक्वेशन अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आती है Rydberg कांस्टेंट, तो ये Rydberg कांस्टेंट है R। C स्पीड ऑफ लाइट, H इज प्लैंक कांस्टेंट। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है।
इस एनर्जी को अपन वन रिडबर्ग एनर्जी भी बोलते हैं। दिस एनर्जी इज वन रिडबर्ग एनर्जी। इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी, दिस इज आल्सो कॉल्ड वन रिडबर्ग एनर्जी। क्लियर? हाँ, C by 137 आता है। मेरे को भी लग रहा था मैंने यहाँ कुछ गलत लिख रहा है, तो C upon 137 था। सॉरी, थैंक यू यार, ये आपने बता दिया, अच्छा करा। ये प्लीज करेक्ट कर लीजिए, C by 137 था। ठीक है, चलो। अब गगन जी बोल रहा है बोहर तो सारी नॉर्मल फिजिक्स लगा रहा है। हाँ, फिजिक्स तो नॉर्मल ही है, मतलब चीजों का जैसे कहीं कहीं छोटा छोटा सा वेरिएशन दिखेगा। जैसे हमने ये देखा स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कि मैक्सवेल इक्वेशन अप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, रेडिकल था, है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पुराना नहीं लगेगा, कई कई छोटी छोटी चीजें चेंज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो कोई क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं डॉन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या हम स्टार्टिंग देख रहे हैं, फेल्यूर देखेंगे, क्लासिकल फिजिक्स कई कई जगह फेल हो रहा है, तो हमें छोटे छोटे करेक्शन करना पड़ रहा है, ये समझ रहे हैं। चलो, तो ये एनर्जी वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया अपन ने, है ना। और इन फॉर्मुलेज में हमको अब ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि रेडियस का रिलेशन कैसा आ रहा है एन के साथ। तो रेडियस एन के साथ देखो एन स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो रेडियस बहुत छोटी आएगी। नेक्स्ट पॉसिबल एन की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पॉसिबल रेडियस मिलेगी। एन की वैल्यू 2 रखो तो रेडियस बड़ी आ रही है। तो ऐसा हो रहा है जैसे कि एन बता रहा है कि न्यूक्लियस के कितना पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से क्लोजनेस बताता है एन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, पहली सबसे छोटी रेडियस, एन इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, सेकंड सबसे छोटी रेडियस, एन इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट। तो एन की वैल्यू को अपन ऑर्बिट का नंबर बोल देते हैं। एन की वैल्यू सबसे छोटी तो रेडियस सबसे छोटी, एन जैसे से बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रही है, इसलिए एन को बोल देते हैं ऑर्बिट का नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे चल के इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एन के साथ अपने रेडियस का रिलेशन देखा और एन के स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है। ये भी ध्यान दो कि पहली रेडियस से दूसरी रेडियस 4 टाइम लार्जर होगी, नेक्स्ट रेडियस फर्स्ट से 9 टाइम लार्जर होगी। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये भी समझ में आ रहा है ना। चलो, देन सेकंड पॉइंट, एनर्जी के अंदर एन का रिलेशन स्क्वायर में, डिनोमिनेटर में, जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग, but due to the minus sign energy is actually increasing. As you go away from the nucleus energy is increasing. और यहाँ नीचे n का स्क्वायर है तो धीरे धीरे गैप कम होती जाएगी, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेने से डिफरेंस बड़ा आएगा, ज्यादा बड़े नंबर पे स्क्वायर डिनोमिनेटर में लेने पर डिफरेंस बड़ा नहीं आएगा। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी में गैप कम आएगी। क्लियर? फिर अंशुल पूछ रहा है एन की वैल्यू डेसिमल में क्यों नहीं मानते। तो ये बोहर ने बताया था ना, एन इज एन इंटीजर, एन इज एन इंटीजर। बोहर ने पोस्टुलेट में बताया था एन इज एन इंटीजर, तो एन की वैल्यू इंटीजर है, ये बोहर ने दिया था अपना। ओके, अब अपना आज टाइम हो गया है तो आज अपन यहाँ रुकते हैं। अभी बोहर मॉडल कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ एनर्जी कैलकुलेशन और रेडियस वेलोसिटी कैलकुलेशन करी है। अभी हमको स्पेक्ट्रम की बातें करना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्पेक्ट्रम की बातें करेंगे। 2 पोस्टुलेट हुए, थर्ड पोस्टुलेट की बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सब केमिस्ट्री से रिवाइज करके आओ, सब कॉपी पेस्ट ही चलेगा। जब थोड़ी चीजें अलग होने लगेगी नेक्स्ट क्लास में, फिर एंड में अपन चीजें अलग कर लेंगे। बोहर मॉडल पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर बोहर मॉडल में कुछ वेरिएशंस पढ़ेंगे अपन, जो शायद केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलो मास, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास आ जाएगा यहाँ पर, है ना, वो सब चीजें देखेंगे। ओके बच्चों, बाय सबको।